नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के इतिहास किताब का तीसरा अध्याय आरंभिक नगर के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम अध्याय के अनुसार हड़प्पा कालीन सभ्यता की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें कैसे होती है। हड़प्पा सभ्यता लगभग 150 वर्ष पहले, आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व वर्तमान पाकिस्तान की पंजाब प्रांत में रेलवे लाइन बिछाते समय इंजीनियरों को हड़प्पा पूरा स्थल मिला। यानी सबसे पहले वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इंजीनियर है वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो उनको हड़प्पा के पूरा स्थल मिले। उन्होंने इस स्थल में जो भी ईंटें मिली, रेलवे लाइन बिछाते समय इन इंजीनियरों ने हड़प्पा कालीन खंडरों में से ईंटों का प्रयोग लाइन बिछाने में किया, जिससे हड़प्पा सभ्यता के कई अवशेष है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गए, जिसकी वजह से कई इमारतें नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 वर्ष पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थान को ढूंढा। यानी ये इंजीनियर लोग थे, इन्होंने तो जब इनको पता चला तो ईंटों का उपयोग कर लिया, लेकिन इनको ये जानकारी नहीं हो पाई कि ये हजारों साल पहले की सभ्यता है। लेकिन लगभग 80 वर्ष पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थान की दोबारा खोज की। जब इस हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, यह स्थान भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने स्थलों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। हड़प्पा कालीन सभ्यता के शहर, इनका निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ। यानी आज से लगभग 4700 वर्ष पहले इस हड़प्पा कालीन सभ्यता है वो उसके नगरों का विकास शुरू हुआ। हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो नगर है वो मुख्य रूप से पंजाब में सिंध प्रांत, पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात, पंजाब व हरियाणा, ये हमारे भारत देश में। यानी हड़प्पा कालीन सभ्यता है वो पंजाब व सिंध प्रांत पाकिस्तान में, और राजस्थान, गुजरात, पंजाब व हरियाणा ये भारत के प्रांत है जिनमें हड़प्पा कालीन सभ्यता के नगर बसे हुए हैं। अब हम हड़प्पा कालीन सभ्यता के नगरों की विशेषताएं जानते हैं। नगरों की विशेषताएं, ये नगर है वो 2 हिस्सों में विभाजित थे। दोनों भागों में पश्चिमी हिस्सा या भाग छोटा व ऊंचाई पर था। यानी इस नगर का जो पश्चिमी भाग था वो छोटा था, आकार में अपेक्षाकृत छोटा था और ऊंचे स्थान पर बसा हुआ था। ये जो भाग है, इस भाग को नगर दुर्ग भी कहा जाता है। जो पूर्वी भाग है, दूसरा पूर्वी भाग है, ये आकार में बड़ा व निचले इलाकों
में बसा हुआ था। यानी जो पूर्वी भाग था वो आकार में तो बड़ा था लेकिन निचले इलाकों में बसा हुआ था। इसको कहा जाता निचला नगर। यानी जो पूर्वी भाग था उसको निचला नगर कहा जाता और पश्चिमी भाग था उसको नगर दुर्ग कहा जाता। ये जो दोनों भाग हैं, इन दोनों भागों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनी थी। नगर की बसावट होती दो भागों में और उसके बाद उसके चारों ओर सुरक्षा के लिए पक्की ईंटों की चार दीवारी बनाई जाती। हड़प्पा सभ्यता का एक नगर था मोहनजोदड़ो। इस स्थान पर खास प्रकार के तालाब मिले हैं। क्या मिले हैं? तालाब। और इन तालाबों को पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। ये जो तालाब थे इनको पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। अगर हमारे कोई प्रश्न आ जाए कि महान स्नानागार हमें हड़प्पा कालीन सभ्यता में किस स्थान पर मिला, तो उसका नाम आएगा मोहनजोदड़ो। इन तालाबों को बनाने के लिए ईंट व प्लास्टर का प्रयोग किया गया। यानी जो तालाब बनाए गए वो ईंट व प्लास्टर से बनाए गए हैं। और पानी के रिसाव को रोकने के लिए जो प्लास्टर होता है इसके ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती है। चारकोल की परत चढ़ाई जाती ताकि ये जो तालाब है इसमें पानी का रिसाव नहीं हो। इस तालाब में उतरने के लिए दोनों ओर सीढ़ियां बनी थी। दोनों तरफ सीढ़ियां बनाई गई थी ताकि इस तालाब में स्नान आदि करने के लिए आराम से उतर सके। सीढ़ियों के अलावा इसके चारों तरफ, इस तालाब के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। दो तरफ सीढ़ियां और उसके चारों ओर विशाल कमरे बने हुए थे, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि विशेष अवसरों पर विशिष्ट लोगों के लिए यहाँ स्नान की व्यवस्था की जाती थी। मोहनजोदड़ो के अलावा कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा, लोथल आदि अन्य शहरों में क्या मिले हैं? अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं। जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर इन अग्निकुंडों में यज्ञ का आयोजन किया जाता था। हड़प्पा कालीन सभ्यता में घर है वो आमतौर पर एक या दो मंजिले बनाए जाते हैं। यानी घर थे वो एक मंजिले या दो मंजिले ही बनाए जाते हैं। और घरों में जैसे ये आंगन है, आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते हैं। और ज्यादातर घरों में, अधिकांश घरों में स्नानागार मिले हैं। इसके साथ ही इन घरों में कुएं भी मिले हैं। यानी कुछ घरों में कुएं के अवशेष भी मिले हैं। और ये जो नगर थे इनकी बसावट एकदम सुव्यवस्थित, कई नगरों में ढके हुए नाले मिले हैं, सीधी लाइन में बने हुए थे। यानी नाले थे वो ढके हुए भी थे और एकदम सीधी लाइनों में भी बने हुए थे। इन नालों में हल्की ढलान भी दी जाती है, हल्की ढलान दी जाती ताकि जो पानी है वो आसानी से एक तरफ चला जाए। और जो घरों की नालियां होती हैं उनको सड़कों की नालियों में मिलाया जाता है। मान लीजिए ये घर हैं और इन घरों की ये जो नालियां, इनको मेन जो सड़क आती है
मेन सड़क की बड़ी नालियां होती उनमें मिला दिया जाता है, और ये जो मेन सड़क की नालियां होती इनको फिर बड़ी नाले में मिला दिया जाता है। जो बड़ा नाला होता है उसमें मेन सड़क की जो नालियां होती उनको मिला दिया जाता है। इन नालों के ढके होने के कारण जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते हैं। नालों के ऊपर मेन होल बनाए जाते हैं, जिनकी सहायता से इन नालियों की साफ सफाई व देखभाल करने में आसानी होती है। इन नगरों में घर, नाले व सड़कों का निर्माण व सुनियोजित तरीके से एक साथ किया जाता है। यानी घर बनाने होते, नाले बनाने होते, सड़कें बनानी होती, तो सबको एक साथ सुनियोजित तरीके से बनाया जाता है। नगरीय विशेषताओं के बाद हम नगर में रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में जानते हैं। नगरीय जीवन यानी उन नगरों में रहने वाले लोग जीवन कैसा था। इन नगरों में लिपिक होते हैं, लिपिक होते जो मुहरों पर लिखते हैं। मुहरों के अलावा अन्य चीजों पर भी लिखते हैं, अन्य चीजों पर भी लिखते हैं, लेकिन इनके लिपि के एवं मुहरों पर तो लिखते ही थे, उसके अलावा अन्य चीजों पर भी लिखते, लेकिन वो जो बच नहीं पाई। यानी कुछ ऐसी चीजें थी जो ज्यादा समय होने के कारण नष्ट हो गई, लेकिन उन पर भी ये लोग लिखते। यहाँ शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर व अन्य उपयोगी सामग्री को, अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। यानी शासक वर्ग, इन नगरों के शासक लोगों को दूर दूर भेजकर धातु, बहुमूल्य पत्थर व अन्य उपयोगी वस्तुएं मंगाते हैं। यानी ये जो शासक वर्ग है ये लोगों को ऐसी जगह भेजते जहाँ पर धातु, बहुमूल्य पत्थर या अन्य उपयोगी चीजें मिलती और वहां से वो चीजें मंगवाते हैं। इसके अलावा इन नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते हैं। यानी नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते जो अपने घरों में या उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते हैं। शिल्पी लोग थे वो स्त्री और पुरुष दोनों ही होते हैं और अपने घरों में या उद्योग स्थल पर तरह तरह की उपयोगी चीजों का निर्माण करते हैं। इन नगरों में मिट्टी के बने खिलौने भी मिले हैं। मिट्टी के खिलौने मिले हैं जिनसे शायद बच्चे खेलते होंगे। नगरीय जीवन के बाद अगला अध्ययन बिंदु है नगर और शिल्प। यानी नगरों में या शिल्प का कार्य होता। पुरातत्वविदों को इन नगरों में पत्थर, शंख, तांबे, कांस्य, सोने और चांदी जैसी धातुओं की बनी चीजें प्राप्त हुई है। इन स्थानों पर पुरातत्वविदों को पत्थर, शंख, तांबे, कांस्य, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनी हुई चीजें प्राप्त हुई हैं, जिनमें विशेष तौर से तांबे और कांस्य से बने औजार, हथियार, बर्तन और गहने बनाए जाते थे। यानी तांबे और कांस्य से औजार है, हथियार है, बर्तन है, गहने आदि बनाए जाते थे। सोने और चांदी से
गहने व बर्तन बनाए जाते हैं। यानी तांबे और कांसे से तो औजार, हथियार, बर्तन, गहने आदि बनाते, लेकिन सोने और चांदी से केवल गहने और बर्तन बनाए जाते हैं। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन की बाट व फलक हैं। यानी ये सबसे आकर्षक वस्तु हैं, जिसमें ये जो मन के हैं वो मन के कार्निलियन नामक पत्थर से बनाए जाते हैं। मन के जो बनाए जाते वो कार्निलियन पत्थर से, और जो बाट थे वो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते हैं। इन दोनों चीज़ों का हमें विशेष तौर से ध्यान देना है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बाट किस पत्थर से बनते थे, तो उत्तर आ जाएगा चर्ट नामक पत्थर से। उसी प्रकार अगर पूछ लिया जाए मन के किस पत्थर से बनते, तो आ जाएगा कार्निलियन नामक पत्थर से मन के बनाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते हैं, मोहरें पत्थर की बनाते हैं, और इन मोहरों पर विशेष तौर से जानवरों के चित्र बनाए जाते हैं, जानवरों के चित्र बनाए जाते हैं। मोहरें बनाई जाती किसकी? पत्थरों की, और इन पत्थर की मोहरों पर ज्यादातर जानवरों के चित्र बनाए जाते हैं। यहाँ के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल रंग की मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यहाँ पर भी एक प्रश्न बनाया जा सकता है कि हड़प्पाकालीन सभ्यता में जो बर्तन थे वो किस रंग की मिट्टी से बनाए जाते, तो हमारा उत्तर आएगा लाल रंग की मिट्टी। और उस लाल रंग की मिट्टी पर डिजाइन किस रंग की बनाई जाती है? काले रंग की डिजाइन बनाई जाती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती के अवशेष मिले थे। यानी कपास की खेती के जो अवशेष है वो 7000 साल पहले मेहरगढ़ नामक स्थान पर मिले थे। और मोहनजोदड़ो नामक स्थान, मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन के तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तु के चिपके हुए मिले हैं। यानी इस मोहनजोदड़ो नामक स्थान है, वहाँ पर एक चांदी का फूलदान है, चांदी का फूलदान है, उसके ढक्कन के ऊपर कुछ कपड़ा चिपा हुआ है, और तांबे के वस्तुओं पर भी कपड़े के अवशेष चिपके हुए मिले हैं। इसके अलावा पक्की मिट्टी व फ्रेयंस से बनी तकलियां, सूत कताई का संकेत देती है। यानी यहाँ पर मिट्टी व फ्रेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संदेश देती है। यानी ये जो तकलिया नामक जो औजार था वो सूत कताई के काम आता है। यहाँ पर भी एक प्रश्न बन सकता है कि हड़प्पाकालीन सभ्यता में सूत बनाने के लिए जो औजार काम में लिया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसका नाम होगा तकलिया। और ये जो तकलिया नामक औजार है ये पक्की मिट्टी व फ्रेयंस से बनाया जाता था, पक्की मिट्टी व फ्रेयंस से बनाया जाता। अब हम देखते हैं फेयंस क्या है। फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। फेयंस नामक पदार्थ है, इसको कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, जिसमें फेयंस को कृत्रिम रूप से बनाने में बालू, पत्थर या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाना। ये जो फ्रेयंस है
वो कृत्रिम रूप से बनाया जाता है जिसमें बालू या स्फटिक पत्थर का जो चूर्ण होता है उसको गोंद में मिलाया जाता है, फेंस कहते हैं। और इस फेंस से हम अपनी इच्छा अनुसार आकृतियां, वस्तुएं या औजार आदि बना सकते हैं। और इस फेंस से बनी वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती है। और ये जो परत है, इस परत का रंग है वो हरा या हल्का समुद्री हरा होता है। यानी फेंस से जितनी भी वस्तुएं बनाई जाती है उन पर चिकनी परत चढ़ाई जाती है। और ये जो चिकनी परत है उसका रंग या तो हरा होता है या हल्का समुद्री हरा होता है। यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है कि फेंस की जो वस्तुएं बनाई जाती है और उस पर चिकनी परत चढ़ाई जाती है, उस परत का रंग कैसा होता है? उसका रंग या तो हरा होता है या हल्का समुद्री हरा होता है। और इससे फेंस से बनने वाली वस्तुओं में मुख्य रूप से मनके, चूड़ियां, बाले या छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं जो शिल्पी लोग थे ये अपने औजार, हथियार या जो चीजें बनाते हैं उनमें कच्चा माल कहाँ से लाते हैं, यानी कच्चे माल की खोज। हम सबसे पहले देखते हैं कच्चा माल क्या होता है। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या किसान व पशुपालकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। जैसे लोहा, अयस्क, लकड़ी, कपास, चमड़ा आदि। हड़प्पाकालीन लोगों को कुछ ऐसी चीजें थी जो उनके आसपास मिल जाती, लेकिन तांबा, सोना, चांदी व बहुमूल्य पत्थर आदि दूर दूर से आयात करने पड़ते हैं। तांबे का आयात राजस्थान, ओमान, पश्चिमी एशिया। टिन का आयात आधुनिक ईरान व अफगानिस्तान। इस टिन में तांबा नामक धातु मिलाकर कांसा नामक धातु बनाया जाता है। टिन और तांबा को मिलाकर जो धातु बनाया जाता है उसको कांसा कहते हैं। इसके अलावा सोने का आयात यानी सोना, कर्नाटक। इसके अलावा बहुमूल्य पत्थर है वो गुजरात, अफगानिस्तान व ईरान आदि देशों से मंगाया जाता है। अब हम देखते हैं हड़प्पाकालीन नगरों के लोगों को भोजन क्या था और कैसे उनको प्राप्त होता है। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे और गांवों में रहने वाले ज्यादातर लोग खेती का कार्य करते हैं और साथ ही पशुपालन भी करते हैं। ये लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात है और जिसका अंदाजा हलनुमा खिलौने के आधार पर लगाया जाता है। खेती के अलावा पशुओं में लोग गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि जानवर पालते हैं।
इसके अलावा बेर जैसे फलों को इकट्ठा करती थी। मछली पकड़ते व जानवरों का शिकार भी करते हैं। इस प्रकार हमने इस वीडियो में हड़प्पाकालीन सभ्यता की खोज, उसके नगरों की विशेषताएं, नगरीय जीवन व शिल्पकारों के जीवन के बारे में पढ़ा। इसके साथ ही हमने पढ़ा कि जो शिल्पकार थे वो वस्तुएं या चीजें बनाने के लिए कच्चा माल कहां से प्राप्त करते और कहां से कौन कौन सी वस्तुएं आयात की जाती हैं। इस अध्याय का अगला भाग हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, इसलिए इस पाठ को पूरा समझने के लिए आगे आने वाली वीडियो को भी जरूर देखें। धन्यवाद।